हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे समझेंगे और फिर वीडियो के अंत में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के डेफिनेशन से। व्हाट इज़ रियल नंबर? तो यहाँ पे हम लोग इसके डेफिनेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वैसे नंबर्स जिसका स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर्स हो तो वैसे नंबर्स को हम रियल नंबर कहेंगे। अब यहाँ पे बस आप लोग एक छोटा सा बात याद रखना, इसका मतलब क्या हो गया, कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव में कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ नेगेटिव हो गया, माइनस में रूट के अंदर कभी भी माइनस में कोई भी नंबर आ जाए तो ये नंबर रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नंबर रियल नंबर कभी नहीं होते हैं। रूट के बाहर में माइनस हो सकता है लेकिन रूट के अंदर में माइनस नहीं होता है। तो रियल नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ये नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, रूट के अंदर में। ठीक है, रूट के बाहर रहेगा चलेगा। अब जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों ही होता है। ठीक है, रेशनल इरेशनल दोनों ही होगा रियल नंबर। अब सवाल आता है कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू जीरो नहीं होता है तो वैसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। पी बाई क्यू, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए पी बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे 3/4 हो गया। नीचे जीरो कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, सिर्फ जीरो हो तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर 1/0 कर देंगे तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। सो ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर which can be expressed in the form of p by q and q is not equal to 0, it is called rational number। आगे अगर हम इरेशनल नंबर का बात करें तो वैसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वैसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर को हम अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये दोनों ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल दोनों ही टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएंगे उस टाइम। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर एक तो डेफिनेशन हो गया कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में ना रहे, एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये यहाँ पे देख लो, ये नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ रहता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। पहला तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर आप ऐसे बोलो नॉन रिपीटिंग होगा, यानी रिपीट नहीं होगा। एक नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग। सो रेशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया कि पी वाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं और टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। इरेशनल नंबर जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, यानी रिपीट नहीं होगा। ये सब के बारे में आप लोग को एक्सरसाइज बनाने टाइम मैं बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग ये सब क्या होता है। ठीक है, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम बनाएंगे उस टाइम। सो ये हो गया रियल नंबर का डेफिनेशन। रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये सब क्या होता है। अगर हम यहाँ पे एक्सरसाइज का अगर शुरुआत का बात करें कि फर्स्ट एक्सरसाइज को बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो अगर हम रिवाइज सिलेबस का बात करें 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल ये वीडियो है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 से लेके 5 तक ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। ये सारा सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये वाला जो टॉपिक है इस टॉपिक को हटा दिया गया है। आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है, हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए दिया हुआ रह सकता है, तो इसका एचसीएफ हमें फाइंड करके दिखाना होगा, वो भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा मेथड से फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड दिया हुआ है दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना होगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देगा आगे एक्सरसाइज 1.2 में दिए हुए हैं तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फिर बनाने होंगे। दोनों ही मेथड को मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग को बना के दिखा दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का
1 बना रहे हैं, 135 और 225 हमें निकालना है HCF, वो भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि डिवीजन मेथड से। ये आप क्लास 7 से निकालना स्टार्ट किए होंगे सीखना। डिवीजन मेथड से जब हम HCF फाइंड करते हैं तो जो छोटा वाला नंबर होगा इन दोनों में, इसको हम इधर लिखते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है यहाँ पे डिविडेंड में लिखते हैं। ठीक है, ये होता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, नीचे रिमाइंडर। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। जिस तरह से डिवाइड करते हैं उसी प्रकार से टेबल पढ़ना है। 135 का 225 से कम लाना है, कितने बार में आएगा, तो 1 बार में करके देखते हैं। 2 बार में आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखने से लग रहा है 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में ही ले लेते हैं। 135 होगा। 5 में 5 घटाएं तो 0, 2 में 3 घटेगा नहीं, कैरी लिए। 12 में 3 घटाएंगे तो 9, और 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ये जो 135 होता है ना, ये यहाँ पे आता है। ये हम डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से HCF फाइंड कर रहे हैं। सो ये हो गया। अब 90 का टेबल में 135 नहीं आता है, तो इससे कम लेना है। 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 180, तो 1 बार में 90 ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 बार में 90 ही रहने दिए। इसको घटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम घटाते हैं। 5 में 0 घटाएंगे 5 होगा, 3 में 9 घटेगा नहीं, कैरी लिए। 13 में 9 घटाएंगे तो 4 होगा। अब 90 को फिर से हम यहाँ पे उतारेंगे। 45 का टेबल 90 2 बार में आ जाता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो, जब तक कि ये पूरी नहीं कटेगा तब तक आपको आगे बढ़ते जाना है, जब तक कि ये पूरा ना कट जाए। पूरा कट गया, स्टॉप हो जाना है, और इधर वाला जो नंबर होगा यही हम लोग का HCF होगा। तो HCF कितना निकल गया, 45। तो ये हम लोग का आंसर यहाँ पे हो गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन 2 दिया है 196 और 38220, 196 एंड 38220। चलो इस क्वेश्चन को भी सीखते हैं बनाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से जो छोटा नंबर होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो बड़ा नंबर होगा हम इसे यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। अब फिर से टेबल पढ़ना है 196 का, और यहाँ पे देखो ये 3 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे आप कोशिश करो कि यहाँ पे देखने का 3 डिजिट, 1 2 3। ठीक है, 382 हुआ। अब 196 का टेबल पढ़ेंगे, 382 से कम रहना चाहिए। 2 बार में करेंगे तो आई थिंक फिर से इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, तो फिर से 1 बार में ही करते हैं। 1 बार में 196 हुआ। इसको घटाते हैं, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 होगा। यहाँ पे 7 बचा, तो 7 में तो 9 घटेगा नहीं, कैरी लिए 1। 17 में 9 घटाएंगे तो 8 हुआ। यहाँ बच गया 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होगा, तो 186 हो गया। अब ये वाला जो 2 है यहाँ पे उतार देंगे। अब ये 196 अगर 10 बार में करते तो 1960 होगा। हमें लाना है 1862 या फिर इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम 9 बार में इसको करके देखते हैं। 9 बार में ये कितना होता है, 9 6 जा 54 का 4, 5 बच गया। 9 9 जा 81 और 5 86 का 6, 8 बच गया। 9 1 जा 9 और 8 17, 1764। तो आई थिंक यही होगा 9 बार में, क्योंकि ये इससे कम हो रहा है। 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 9 बार में ही देते हैं। 1764, इसको घटा लो। 12 में 4 घटाएंगे तो 8। यहाँ पे 5 बच गया, 5 में 6 घटेगा नहीं, कैरी लिए। तो 15 में 6 घटाएंगे, तो 15 में 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको ये 1 दे दिया था, तो यहाँ पे 7 बचा। 7 में 7 घटाएंगे तो 0, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, और ये 0 यहाँ पे उतार देंगे। अब 196 का टेबल पढ़ेंगे, 950 आना चाहिए। तो 5 बार में एक बार हम करके देखते हैं कितना आ रहा है। 5 6 जा 30 का 0, 3 बच गया। 5 9 जा 45 और 3 48 का 8, 4 बच गया। 5 जा 5 और 4 9, 980 आ गया। सॉरी, यहाँ पे घटाए थे तो 12 में 4 घटाएंगे तो 8 होता। ठीक है, 80 होता। यहाँ पे घटाने में मिस्टेक हुई थी। सो ये हो गया 980। तो देखो 980 आ गया 5 बार में, तो 5 बार में यहाँ पे आप 980 लिख लो। 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 8 में 8 घटाएंगे 0, 9 में 9 घटाएंगे 0। ये पूरी तरह से कट गया। तो HCF कितना निकल गया, ये HCF नहीं होगा, HCF हमेशा इधर वाला। ठीक है, तो ये वाला HCF हो गया। HCF कितना हो गया, 196। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सीखते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। ठीक है,
तो इन दोनों में से छोटा ये वाला नंबर है, इसको हम यहाँ पे लिख लिए, और ये वाला बड़ा वाला नंबर यहाँ पे लिख लिए बीच में। अब 255 का टेबल पढ़ना है, इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 बार में करके देखते हैं कितना होता है। 3 5 जा 15 का 5, 1 बच गया, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6, 1 बच गया, 3 2 6 और 1 7, तो 765 आया। आई थिंक 3 बार में ही होगा, 4 बार में करेंगे तो मे भी ज़्यादा हो सकता है, सो हम यहाँ पे 3 बार में ही देते हैं। सो 3 बार में 765 हुआ, तो यहाँ पे हम उतार लिए। अब इसको घटा लिए, 7 में 5 घटाएंगे तो 2, 6 में 6 घटाएंगे तो 0, 8 में 7 घटाएंगे तो 1। अब ये 255 यहाँ फिर से उतरेगा। अब 102 का टेबल पढ़ना है, 255 से कम आना चाहिए, तो 2 बार में हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। तो जैसे डिवाइड बनाते हैं ना, बस आप लोग को उसी तरह से यहाँ पे बनाना है। 5 में 4 घटाएंगे 1, ये 5 में 0 घटाएंगे तो 5, ये तो 0 हो गया, और ये यहाँ पे 102 बच गया। अब 51 का टेबल में 102 2 बार में पूरा पूरी आ जाता है, देखो पूरा पूरी कट गया, 0 हो गया। सो इसका एचसीएफ कितना निकल गया, 51, एचसीएफ 51। तो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये सब क्वेश्चन आप लोग को नहीं करने हैं, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज बनाने से पहले यहाँ पे एक थ्योरम दिया हुआ है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टर करते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर का यदि हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर कर लेने के बाद उसे हम प्रोडक्ट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर के प्रोडक्ट में हम सजाएंगे। तो वैसे जो भी हम सजाएं कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर के प्रोडक्ट में, तो उसी को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, इसका फैक्टर किया गया 1771, इसका फैक्टर किया गया 1771, इसका फैक्टर किया गया 7। इस तरह से 7 का टेबल में 17 कितने बार में आएगा, तो 7 2 जा 14, 3 और 7, 7 5 जा 35, 2 और 1, 7 3 जा 21। इसके बाद 11 का टेबल में आया, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। तो 7 11 और 23 आया, 7 11 और 23। अब ये देखो एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है प्रोडक्ट, सबसे छोटा 7, इसके बाद 11, फिर 23। जो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिखना है वो असेंडिंग ऑर्डर के प्रोडक्ट में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा, इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद जो भी आएगा पे जाएगा, तो वैसे, ठीक है, और प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में। सो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। शॉर्ट में ध्यान रखना है कि खाली कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करने के बाद उसे असेंडिंग ऑर्डर के प्रोडक्ट को असेंडिंग ऑर्डर में हम सजा के लिखते हैं। सो यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसके क्वेश्चंस को आगे हम लोग देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 में। सो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 140 है। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को कोई भी एक क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूँ और बाकी सारे क्वेश्चन को आप लोग को बनाए, क्योंकि ये इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड आप लोग का पड़ेगा नहीं। फिर भी ना बने तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को दूसरा वीडियो में इसका सॉल्यूशन आप लोग को दूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप फैक्टर कर सकते हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाएंगे 140। बस आप लोग को इसका प्राइम फैक्टर करना है, बहुत ही ईजी है। प्राइम फैक्टर कर लो, 2 7 जा 14, 2 0 जा 7 का टेबल में 7 1 जा 7, 7 0 जा, फिर 2 का टेबल में 10 5 बार में आएगा। अब 5 तो किसी का टेबल में आएगा नहीं, तो 140 का ये प्राइम फैक्टर हो गया। बस अब आप इसे प्रोडक्ट के टर्म में लिख लो, जैसे 2। अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि इसे असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखना, प्रोडक्ट को असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखना। सबसे छोटा 2, फिर यहाँ पे फिर से 2 है, इसके बाद 5 है और इसके बाद 7 है। तो ये रूल है, यही होता है अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो उसी के अनुसार ये हमें प्राइम फैक्टर लिखना है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 आप लोग बना के देखना, नहीं बने तो आप लोग कमेंट करना, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने हैं और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। तो इसे भी हम देख लेते हैं, बनाने के लिए सीख लेते हैं, और एक ही क्वेश्चन इसका भी हम सीखेंगे और बाकी क्वेश्चंस को आप लोग बना के देखोगे। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 91 है। तो
एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी निकालने के पहले हमें इसका फैक्टर करना होगा। 26, 91 इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 तो प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं। ये 7 से करते हैं, 7 जा 7 और 7 3 जा 21। सो ये हो गया। इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। निकालने से पहले इसको हम इस तरह से प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख लेते हैं। 91 का यहाँ पे 7 और 13 हो गया। तो एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ क्या होता है? जो मिल जाता है इस वाले नंबर और इस वाले नंबर का, जो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर किया, तो प्राइम फैक्टर में जो भी मिल जाएगा तो वही होता है एचसीएफ। ठीक है, सो 13 ये आंसर हो गया। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये दोनों नंबर है ना, इन दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एचसीएफ कितना निकाले? 13। अच्छा, हमें एलसीएम भी निकालना है तो यहाँ पे हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मिल जाएगा उसे तो लिखेंगे ही, और बाकी जो बच जाएगा उसे भी हम यहाँ पे उतार देते हैं। जैसे 2 और 7 बच गया, इसे हम यहाँ पे उतार दिए। अब इन तीनों को बस आप मल्टीप्लाई कर लो। 13 2 जा 26 और 26 7 जा 7 6 जा 42 का 2, 4 बच गया, 7 2 जा 14 और 4 18। कितना निकल गया? 182। सो 182 हो गया। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरीफाई करने के लिए ये हम लोग का रूल है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो दोनों नंबर क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसका प्रोडक्ट। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी एचसीएफ निकला और जो भी एलसीएम निकला, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था इन दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना, जैसे मैं यहाँ पे करके भी दिखाई दे रहा हूँ। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करें। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4, 2 बच गया, 3 1 जा 3, 4 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो ये 6 हो गया। 4 2 6, 8 5 13 का 3, 1 बच गया, 1 1 2, कितना हो गया? 2 3 6 6। तो इसी तरह से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम यही आ जाएगा, 2 3 6 6। और कुछ इस तरह से हम इसका वेरीफाई करते हैं। सो बस नीचे आप लोग और कुछ नहीं कर लेना है, यहाँ पे वेरीफाई इस तरह से लिख देना है। सो इस तरह से हम इन तीनों ही क्वेश्चन को बना सकते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो इस क्वेश्चन को भी हम एक ही इसमें से बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें से हम 3 का 1 बना लेते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों का सारा करवा दे रहा हूं, और बाकी जो क्वेश्चन बचते जाएगा तो उसको आप खुद से बनाने का प्रयास करो। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करना। ये 12 है, ये 15 और ये 21, तीनों को यहाँ पे लिख लिए। इसका फैक्टर कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। 12 का फैक्टर किए तो 2 मल्टीप्लाई 3 आया। 15 का फैक्टर किए तो 3 मल्टीप्लाई 5 आया, और 21 का फैक्टर किए तो 3 मल्टीप्लाई 7 आया। हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही। तो एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में मिलना जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, तीनों में ऐसा क्या है जो मिल रहा है कॉमन? तो ये 3 तीनों में मिल रहा है। ठीक है, इसमें तीनों में से कॉमन मिल रहा है 3, तो ये हो गया एचसीएफ। अगर हम एलसीएम का बात करें तो जो मिला वो तो लिखेंगे ही, और बाकी जो मिल गया बच गया उसे भी लिख देंगे। या तो फिर आपका एलसीएम में 2 भी कहीं पर मिलता है तो उसको लिखते। सपोज करो यहाँ पे 2 रहता तो ये 2 2 मिल जाता तो इसको भी लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें तीनों ही मिले। सबसे पहले तीनों मिलेगा उसे लिखेंगे, बाकी 2 मिले, चाहे यहाँ पर भी मिलता तो भी उसको लिख सकते थे। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ 2 रहता तो ये दोनों, ये 2 के बदले 1 लिखते हैं। ठीक है, सो एलसीएम में ये 2 2 और 5 7 बच गया, इसको लिख लेते हैं 2 2 5 7। इन सब को आप लोग मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा आई थिंक 7 6 जा 42, 420 होगा। सो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम क्वेश्चन नंबर 3 का 1 ये हो गया हम लोग का। आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। अब एचसीएफ 2 नंबर का, यहाँ पे इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो हमें एलसीएम निकालना है उसी नंबर का। ठीक है, 4 यहाँ पे दिया हुआ एचसीएफ
ठीक है, HCF 306 और 657 इक्वल टू कितना है 9। तो ये HCF दिया हुआ है इन दोनों नंबर का 9, हमें निकालना है LCM इसी का। तो आपने अभी ऊपर में एक रूल देखा कि HCF मल्टीप्लाई LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। सपोज करो ये A है और ये B है, तो ये दो नंबर का प्रोडक्ट हो गया। आप अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप पूरा ये भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, हम यहाँ शॉर्ट में लिख लिए। HCF तो दिया हुआ है 9, LCM ये हमें निकालना है, दो नंबर ये और ये दिया हुआ है 306 और 657। तो LCM बराबर ये जो 9 है इन दोनों के नीचे आ जाएगा। LCM बराबर 306 मल्टीप्लाई 657 और नीचे 9, ये काट लो। 9 3 जा 27, 3 और 6 9 4 जा 36, तो 34 मल्टीप्लाई 657, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी आप लोगों को दिखाई देता हूँ। 4 7 जा 28 का 8, 2 बच गया, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2, 2 बच गया, 4 6 जा 24, 25 26, 3 7 जा 21 का 1, 2 बच गया, 3 5 जा 15, 16 17, 1 बच गया, 3 6 जा 18 और 1 19। तो ये हो गया 8 3 7 6 13 का 3, 1 बच गया, 9 2 11 और 1 12 और 1 1। तो ये 1 2 3 3 8 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट। आगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें चेक करके बताना है कि 6 टू द पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और आसान सा है, कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, 5 नंबर है, सॉरी, 6 टू द पावर n। अब इसमें क्या है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। सो कभी भी 0 के साथ एंड होने के लिए ये जो नंबर होता है इसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ये दोनों ही रहने चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक नहीं रहा तो 0 के साथ एंड नहीं होगा, और दोनों ही रहा तो 0 के साथ एंड होगा। 0 के साथ एंड होगा नहीं होगा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 6 है, n का पावर 1 डाल दिए तो 6 1 जा तो 6 ही होगा। इसी तरह से अगर हमने n के जगह पे 2 पुट कर लिया तो 6 6 जा 36 हो जाएगा। अगर हम n के जगह पे 3 पुट कर लिए तो 6 6 जा 36, 6 जा 216 होगा। तो यहाँ पर भी आप देखो जो एंड में हो रहा है ना, एंड में ये कभी भी 0 नहीं आएगा। ये 0 में तभी आ सकता है, एंड में 0, जब तक कि इसका जो फैक्टर होगा वो 2 और 5 ना हो जाए। ठीक है, 2 और 5 रहेगा तभी 0 के साथ एंड होगा। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो कि 6 के जगह पे हम 20 लिखते और 20 का पावर 1 n लिखते। अब देखो इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये इसमें फैक्टर करने के बाद क्या होगा कि 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। देखो 2 और 5 आ जा रहा है। सो ये कंपलसरी है कि कभी भी किसी का भी पावर जो है वो n हो या फिर कुछ भी हो, तो उस वाले नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं और प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 और 5 प्राइम फैक्टर आ जाता है तो 0 के साथ एंड होगा, जैसे कि यहाँ पे 20 वाले केस में हमने देखा। अदरवाइज 0 के साथ एंड नहीं होगा। सो हमें लिखना क्या है, किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ 6 टू द पावर n ends with 0 then it must have 5 as a factor। ठीक है, फैक्टर में 2 और 5 यहाँ दोनों लिख लेते हैं, 2 and 5 एज अ फैक्टर। 2 और 5 दोनों ही रहने चाहिए। अब इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि अगर हम 6 का फैक्टर कर ले रहे हैं, करके भी दिखा देते हैं। चलो यहाँ पे आप लोग करके भी दिखा देना इस तरह से, 2 3 जा 6, तो 6 का जब फैक्टर किए तो 2 और 3 हुआ, यहाँ पे 5 नहीं आया। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बट, इस तरह से लिख सकते हैं कि बट वी नो दैट ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n इज, यहाँ पे 2 है, 5 नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ यहाँ पे 2 लिखे। अगर प्राइम फैक्टर यहाँ पे सिर्फ 5 मिलेगा तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ 2 था, हम यहाँ पे 2 लिख लिए। सो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 6 टू द पावर n
कैन नेवर एंड विथ 0, ठीक है। इसलिए 6 टू द पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। सो बस इतना ही हमें यहाँ पे काम करना है और इसमें कुछ करना था नहीं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि एक्सप्लेन करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, ये भी और ये भी। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हो गया कि फैक्टर जो होगा वो कम से कम 3 होगा, यानी 2 से ज़्यादा होगा। तो कैसे 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। 7 इस तरह से है, 11 है, मल्टीप्लाई 13 है, फिर प्लस 13 है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ 13 मिल रहा है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 13 कॉमन निकालिए तो कितना बच गया, 7, 11, यहाँ पे तो खत्म हो गया 13, तो 1 बच गया, 1 नहीं लिखते हैं। ये प्लस 13 बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये 1 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लाई करने के बाद 11 बन जाए, 11 ही रह जाता है, इस वजह से, ठीक है। अब ये 13 है, इसको रहने दो। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 होगा, प्लस 1 13। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो 78 होगा। यहाँ पे कोई चीज़ का साइन नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, ठीक है। तो ये 78। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 2 ही फैक्टर आया, नहीं, 78 भी का तो हम फैक्टर कर सकते हैं, और साथ ही 1 सब में छिपा होता है, ये भी आप लोग को पता है कि 1 सब में फैक्टर होता ही है, तो 1 तो इसमें छिपा ही है, और 78 का फैक्टर आगे और भी हो सकता है। सो ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको भी सेम उसी प्रकार से कर लेंगे। इसका भी इसी तरह से आप यहाँ पे देखो 5 है, 5 कॉमन निकाल लेना, इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना, इसको, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें से 1 प्लस कर लेना, क्योंकि ये 5 तो कॉमन निकल जाएगा। इसके बाद प्लस करने के बाद जो भी आएगा तो 5 के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, और 1 तो उसमें छिपा हुआ रहेगा, दैट मीन्स कि वो भी एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, कम से कम 3 फैक्टर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें बस 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम आप लोग निकाल देना, जो भी आएगा वही आंसर होगा। एलसीएम निकालने के लिए तो हमने यहाँ सीखा है, ठीक है। सो ये हो गया एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। चलो आगे आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 को बनाने से पहले हमें यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% फिक्स पूछा जाएगा, तो आपको इसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी है, एकदम 100% फिक्स पूछा ही जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रूफ करना है हम लोग को कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने टाइप वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पे √3, √5, √7, √11 यानी कि एक प्राइम नंबर का रूट में दिया हुआ रहेगा। तो कोई भी एक क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, और इसको आप लोग अच्छे से समझना, मैं यहाँ पे आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फिक्स एग्जाम में आएगा। प्रूफ करके हमें दिखाना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका हम अपोजिट मान लेंगे, उल्टा। इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि √11 एक रेशनल नंबर है। सो यहाँ पे मान लिए कि इफ पॉसिबल लेट √11 भी रेशनल। हमने यहाँ पे ठीक इसका उल्टा मान लिया कि अगर पॉसिबल होता है तो √11 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ऑब्वियसली रेशनल नंबर है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, a/b यानी p/q के फॉर्म में होगा। अभी रेशनल नंबर का आप लोग को मैंने डेफिनेशन बताया कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये सब के जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b क्या होता है, एक को प्राइम नंबर होता है। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a और b एक इंटीजर्स है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा, यानी कि a और b ये किसी का टेबल में नहीं आएगा 1 के सिवा, ठीक है। अब √11 हमने यहाँ पे रेशनल मान लिया, रेशनल नंबर p/q यानी कि यहाँ पे हमने a/b लिया हुआ है, इसके इक्वल होता है। तो इस वजह से रेशनल माने हैं √11 को, तो यहाँ पे रेशनल नंबर के ये इक्वल हो गया a/b रेशनल नंबर, ठीक है। इसको तो हम रेशनल नंबर माने थे इसलिए इसके इक्वल हो गया।
अब दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे लिख लिया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे आप कॉपी में सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे नीचे लिखना और इसको उसके नीचे लिख देना। जब स्क्वायर करेंगे तो √11 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से, √11 मल्टीप्लाई √11, तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 11। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है। और a/b का इस तरह से अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये a² हो जाएगा और यहाँ पे b² हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो b² है ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो 11b² हो गया, ये a² हो गया। अब देखो ये कैसे हुआ, इसको आपको अच्छे से समझना है। सपोज करो यहाँ पे 11b² दिया हुआ है, तो 11b² 11 के टेबल में तो आएगा ही, 11 के टेबल में आएगा ही। सो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि सिंस 11 डिवाइड्स 11b², 11 के टेबल में 11b² आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस वजह से इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो 11 का टेबल में 11b² आता है, तो 11 का टेबल में a² भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं और इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, आपको अगर ये सीन्स में नहीं देना है तो आप इसको यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। तो इसमें क्या किया गया है, बस 11b² के जगह पे इस a² को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, आप इसको इसके नीचे लिखना और इस 11b² की जगह पे बस a² लिख देना है, बाकी इधर 11 तो है ही। और 11 डिवाइड्स a² है तो 11 a से डिवाइड होगा। ठीक है, सॉरी a 11 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि 11 यहाँ पे है और यहाँ पे a² है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 121 ले लिए और इसका स्क्वायर कर दिए, तो 11 के टेबल में 121 तो आता ही है 11 बार में। अब ऐसा नहीं है कि इसका स्क्वायर हटा देंगे तो भी 11 के टेबल में ये नहीं आएगा, फिर भी आएगा। ठीक है, फिर भी ये आ जाएगा। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 डिवाइड्स a², इसीलिए 11 डिवाइड्स a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये सब आपको अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हो, ये आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। और आप क्या करो, ये वाला जो इक्वेशन आएगा ना, इसको आप लोग इस तरह से घेर देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे लिए। और इसको आप इक्वेशन यहाँ पे देखो माना हुआ है 1, इस तरह से आप लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेना। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये जो है a है, a के जगह पे हम a b के बाद अगला जो अल्फ़ाबेट आएगा वो c होगा। सो हम यहाँ पे 11c मान लिए, यहाँ पे 11 रहेगा तो 11, 5 रहेगा तो 5, 3 रहेगा 3, जो भी रहेगा उतना ही मानेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे a के जगह पे हम मान लिए 11c। ये बनाने का प्रोसेस है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम a के जगह पे 11c मान लिया। अब ये वाला जो 11c माने हैं ये हम यहीं पे पुट करेंगे, इसी a के जगह पे। सो यहाँ पे लिखे हुए पुटिंग a इज इक्वल टू 11c इन इक्वेशन 1, इस वाले इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो 11b² जैसे का वैसे ही है और a के जगह पे हम पुट कर रहे हैं 11c, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि a में स्क्वायर है। तो 11c का स्क्वायर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और c² हो जाएगा। 11 का टेबल में 121 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया b² और यहाँ बच गया 11c²। अब बिल्कुल इसी की तरह यहाँ पर भी है, 11c² 11 से डिवाइड होगा। देखो 11c² 11 से डिवाइड है, तो यदि 11c² 11 से डिवाइड है तो 11c² b² के भी तो इक्वल है, तो 11 डिवाइड्स b भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी आप लोग फिर से लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इतना भी लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि 11 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 का टेबल a जो है 11 के टेबल में भी आ जा रहा है और b भी 11 के टेबल में आ जा रहा है, मतलब a और b दोनों ही 11 के टेबल में आता है। जबकि ऊपर में हमने यहाँ पे क्या लिखा कि a और b एक ऐसा इंटीजर है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के सिवा, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 a और b ये दोनों ही 11 का टेबल में आता है। सो ये जो यहाँ पे गड़बड़ हुई है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था, जो हमने माना था कि √11 एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, ये हमने गलत माना था। इस वजह से यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि यहाँ पे हमने खुद लिखा हुआ है कि a और b 1 के सिवा इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 जो है a और b दोनों का ही टेबल में आ जा रहा है। अब बस आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेना है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे अभी मैंने आप लोग को बोला कि a और b का कोई भी फैक्टर
1 के सिवा नहीं है, अभी हमने ऊपर में देखा, जबकि हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट रूट 11 इज इरेशनल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन माना हुआ था कि रूट 11 एक रेशनल नंबर है, इस वजह से ऐसा हुआ कि यहाँ पे फैक्टर हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमने बोला था कि कोई फैक्टर नहीं होगा। इस वजह से रूट 11 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। यहाँ पे सेम इसी टाइप से आपके जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, यहाँ पे आप देख लो एक्सरसाइज 1 के ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम उसी टाइप में बनेगा, बस 11 के जगह पे आपको 5 लिख लेना है। अब बाकी इसमें 2 क्वेश्चन बच गया है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करना। ये दोनों ही क्वेश्चन भी मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही बनाएंगे, क्योंकि जब भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे, इरेशनल प्रूफ करना है तो हम रेशनल मानेंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह ही। यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरह ही हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को बना के देखना इस वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। सो ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का 1 2 3। आगे एक्सरसाइज 1.4 है, तो इस वाले एक्सरसाइज को बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और रेशनल एंड इरेशनल नंबर को लेके। हालांकि मैंने एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दे रहा हूँ ताकि ये वाला वीडियो लंबा ना हो जाए और आप लोग वहाँ पे समझ के देखो। आप लोग को अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करना, मैं एक अलग से इस एक्सरसाइज के लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, आपको वो वीडियो देखने के बाद ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं लिंक दे दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं इसी तरह से आप लोग को पोलिनोमियल चैप्टर भी पूरा एनसीईआरटी कवर करवा दूंगा और जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, जो भी चीज़ें होंगी तो वो मैं आप लोग को समझा दूंगा। तो मैंने इस चैप्टर को ज़्यादा खींचा नहीं है क्योंकि ज़्यादा इस चैप्टर से हमारे एग्जामिनेशन में मार्क्स आते नहीं हैं। उसमें से जो एक रूट वाला जो क्वेश्चन है वो 3 और आई थिंक 5 मार्क्स में पूछ ही देता है, तो इससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आता है नहीं, ठीक है। ओनली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर उससे भी कम आता है, तो इस वजह से इस चैप्टर को मैंने ज़्यादा नहीं खींचा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पोलिनोमियल बताऊंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।